आज हम एक ऐसी किताब की पड़ताल कर रहे हैं जो एक सीधे से सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। क्या लोगों को प्रभावित करने की कला सीखी जा सकती है या ये सिर्फ कुछ लोगों में पैदाइशी होती है? बिल्कुल। और इसी पर डेल कार्नेगी का दावा था कि ये एक विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान जिसे कोई भी सीख सकता है। और आज हम उसी विज्ञान को डिकोड करेंगे उनकी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के जरिए। बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं था। कार्नेगी ने अपनी रिसर्च में ये पाया कि किसी भी इंसान की वित्तीय सफलता का सिर्फ 15% उसकी तकनीकी जानकारी पर निर्भर करता है। सिर्फ 15%? हाँ, सिर्फ 15। बाकी 85% उसकी ह्यूमन इंजीनियरिंग की क्षमता पर निर्भर करता है। ह्यूमन इंजीनियरिंग मतलब लोगों से बात करने, उन्हें समझने और उनका नेतृत्व करने की काबिलियत पर। 85%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो फिर इसे समझते हैं। कार्नेगी इन नतीजों पर पहुंचे कैसे? वो कोई मनोवैज्ञानिक तो थे नहीं। वो एक सेल्समैन और पब्लिक स्पीकिंग के शिक्षक थे और शायद इसीलिए उनका नजरिया बहुत प्रैक्टिकल था। अच्छा। उन्होंने दशकों तक शोध किया, हजारों लोगों के इंटरव्यू लिए और अब्राहम लिंकन जैसे कामयाब लोगों की जिंदगी का बहुत गहराई से अध्ययन किया। तो ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी क्लास में हजारों छात्रों पर आजमाए गए तरीकों का एक तरह से निचोड़ है। तो ये एक तरह की लैब में टेस्ट की हुई गाइड है। किताब को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा नींव रखता है। चलिए वहीं से शुरू करते हैं। बिल्कुल। पहला हिस्सा लोगों से व्यवहार करने की बुनियादी तकनीकों के बारे में है और इसका पहला सिद्धांत शायद सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है। और वो क्या है? आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे बताना तो पड़ेगा ना। चुप रहने से काम कैसे चलेगा? ये चुप रहने के बारे में नहीं है, ये तरीके के बारे में है। कार्नेगी का तर्क है कि आलोचना सीधे सीधे किसी के अहम यानी ईगो पर हमला करती है। अच्छा। और जब ईगो पर हमला होता है तो दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा वो लगभग बंद हो जाता है और एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। मतलब आप जिससे बात करें वो आपकी बात सुन ही नहीं रहा है। बिल्कुल, वो बस अपना बचाव कर रहा है। वाह। तो कार्नेगी ने ये बात 1930 के दशक में ही समझ ली थी, जिसे आज न्यूरोसाइंस साबित कर रहा है। एग्जैक्टली। वो एल कपोन जैसे गैंगस्टर का उदाहरण देते हैं। कपोन खुद को अपराधी नहीं मानता था। सच में? हाँ, वो खुद को एक जन सेवक मानता था जिसे समाज ने गलत समझा। तो अगर एक अपराधी भी अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता तो आम इंसान से हम क्या उम्मीद करें? सही बात है। आलोचना से सिर्फ नाराजगी पैदा होती है, बदलाव नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आलोचना काम नहीं करती तो फिर क्या करता है? किसी के व्यवहार को बदलने का सही रास्ता क्या है? यहीं पे दूसरा सिद्धांत आता है। ओके। ईमानदार और सच्ची प्रशंसा करें। और यहाँ सच्ची शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब चापलूसी और सच्ची प्रशंसा में फर्क करना जरूरी है। चापलूसी तो अक्सर झूठी होती है और हम सब उसे पहचान लेते हैं ना। हाँ, और उसका मकसद स्वार्थी होता है। सच्ची प्रशंसा हमेशा किसी ठोस असल बात पर आधारित होती है। आप ये नहीं कहते आप महान हैं। वो तो बहुत खोखला लगता है। बिल्कुल। आप कहते हैं जिस तरह आपने उस मुश्किल क्लाइंट को संभाला वो काबिले तारीफ था। ये उस चीज को पूरा करता है जिसे मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था, मनुष्य की प्रकृति का सबसे गहरा सिद्धांत। और वो क्या था? सराहे जाने की लालसा। सराहे जाने की लालसा। ये सिर्फ तारीफ सुनने से ज्यादा गहरी बातें हैं ना? बहुत गहरी। ये एक तरह से अपने वजूद की पुष्टि जानना है। ये एहसास कि हमारा काम या हमारी मौजूदगी मायने रखती है। चार्ल्स श्वाब, जो उस जमाने में साल में $10 लाख से ज्यादा कमाते थे, वो अपनी सफलता का श्रेय लोगों की तारीफ करने की अपनी क्षमता को ही देते थे। अच्छा। और तीसरा सिद्धांत वो इन दोनों को जोड़ता है। कैसे? दूसरे व्यक्ति में एक उत्सुक चाहत जगाएं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अपनी बात उनके नजरिए से रखना। कार्नेगी एक बहुत अच्छी मिसाल देते हैं। बताइए। मुझे स्ट्रॉबेरी और क्रीम पसंद है, लेकिन जब मैं मछली पकड़ने जाता हूं तो मैं कांटे में केंचुआ लगाता हूं क्योंकि मछलियों को वही पसंद है। हाँ, सही बात है। हम अक्सर लोगों को वो चारा देने की कोशिश करते हैं जो हमें पसंद है। बिल्कुल, ये सोचे बिना कि उन्हें क्या चाहिए। तो अपनी जरूरतों के बारे में बात करने के बजाय ये पता लगाएं कि वे क्या चाहते हैं और फिर उन्हें दिखाएं कि वे इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। ये तो सेल्स से लेकर पेरेंटिंग तक हर जगह लागू होता है। ठीक कहा। तो पहले हिस्से का सार है, आलोचना से बचे, सच्ची प्रशंसा करें और हमेशा दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखें। तो ये 3 सिद्धांत एक तरह से नुकसान से बचने के नियम है। मतलब किसी को नाराज मत करो, ठेस मत पहुंचाओ। एक तरह से हाँ,
लेकिन सिर्फ नाराज ना करना ही तो काफी नहीं है। लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, उन्हें जेन्युइनली आपको पसंद करने के लिए क्या करना होगा? मुझे लगता है किताब का अगला हिस्सा इसी पर है। बिल्कुल। दूसरा भाग लोगों को आपको पसंद करने के 6 तरीके बताता है। और पहला है दूसरों लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें। सच्ची दिलचस्पी? हाँ। कार्नेगी कहते हैं कि आप दूसरों में दिलचस्पी लेकर 2 महीने में जितने दोस्त बना सकते हैं उतने 2 साल में भी नहीं बना सकते, अगर आप कोशिश करें कि वे आप में दिलचस्पी लें। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। सबसे अच्छा उदाहरण एक कुत्ता है। वो आपको देखकर इसलिए खुश होता है क्योंकि वो सच में आपसे मिलकर खुश है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। बिल्कुल। उसे याद है, एक बार मैं एक इवेंट में थी और मैंने एक व्यक्ति से उनके शौक के बारे में पूछा। अगले 20 मिनट तक उन्होंने इतनी दिलचस्पी से बताया और मुझे लगा कि मैंने एक दोस्त बना लिया। बस इसलिए कि आपने ध्यान से सुना? हाँ, ये सिद्धांत वाकई काम करता है। और कुछ तरीके तो बहुत ही आसान लगते हैं, जैसे कि मुस्कुराएं। हाँ, एक मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन ये तुरंत एक सकारात्मक माहौल बना देती है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है, क्या? याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए किसी भी भाषा में सबसे मधुर और सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन आजकल के डिजिटल दुनिया में जहां हम सैकड़ों लोगों से ऑनलाइन मिलते हैं, हर किसी का नाम याद रखना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन कार्नेगी का जोर इसके महत्व पर है। नाम किसी व्यक्ति की पहचान का प्रतीक है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं तो आप अनजाने में ये संदेश देते हैं कि आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। जिम फार्ले, जो FDR के कैंपेन मैनेजर थे, उनके बारे में कहा जाता है कि वे 50,000 लोगों को उनके पहले नाम से याद रख सकते थे। 50,000? हाँ, और यही उनकी सफलता का एक बड़ा राज था। और बाकी के सिद्धांत? चौथा है, एक अच्छे श्रोता बने और दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। अक्सर हम अपनी बारी का इंतजार करते हैं बोलने के लिए, सुनते नहीं है। बिल्कुल। पांचवा है, दूसरे व्यक्ति की रुचियों के संदर्भ में बात करें। अच्छा। थियोडोर रूजवेल्ट किसी से भी मिलने से पहले रात भर उस विषय पर पढ़ते थे जिसमें उस व्यक्ति की दिलचस्पी होती थी। वाह। और छठा सिद्धांत इन सब को समेटता है। दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे ईमानदारी से करें। ईमानदारी से? हाँ, ये समझना है कि हर इंसान अपने मन की दुनिया में खुद को महत्वपूर्ण मानता है, बस उस भावना का सम्मान करें। ठीक है, तो अब लोग हमें पसंद करने लगे हैं, लेकिन किसी को अपनी बात मनवाने का क्या? खासकर जब विचारों में मतभेद हो, बिना बहस किए किसी को अपनी बात पर कैसे लाएं? ये किताब का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा हो सकता है, और इसका पहला नियम ही काफी चौंकाने वाला है। वो क्या है? किसी भी बहस का सबसे अच्छा फायदा उठाने का एक ही तरीका है, और वो है इससे बचना। बहस से बचना? लेकिन ये हमेशा प्रैक्टिकल है क्या? मान लीजिए काम की जगह पर कोई आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूरी तरह से गलत जानकारी दे रहा है, वहां चुप रहना तो नुकसानदेह हो सकता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। कार्नेगी का मतलब चुप रहना नहीं, बल्कि बहस के अंदाज से बचना है। वो कहते हैं आप बहस जीत नहीं सकते। जीत नहीं सकते? नहीं, अगर आप हारते हैं तो आप हारते हैं, और अगर आप जीतते हैं तो भी आप हारते हैं। जीतने पर भी हार क्यों? क्योंकि आपने दूसरे व्यक्ति को नीचा महसूस कराया है, उसके गर्व को ठेस पहुंचाई है और नाराजगी पैदा की है। आपने एक इंसान को खो दिया। तो फिर क्या करें? कार्नेगी का सुझाव है कि आप बहस की जगह चर्चा का माहौल बनाएं। आप कह सकते हैं, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मेरे पास जो डेटा है वो कुछ और कहता है। क्या हम साथ मिलकर उसे देख सकते हैं? अच्छा, तो यहाँ आपने उसे गलत नहीं कहा, बल्कि तथ्यों को देखने का न्योता दिया। बिल्कुल, आपने टकराव को सहयोग में बदल दिया। तो ये टकराव को टालने के बारे में है। और क्या तरीके हैं? दूसरे व्यक्ति की राय का सम्मान करें और कभी ना कहें आप गलत हैं। यह कहना एक सीधी चुनौती है। इसकी जगह कहें, मैं शायद गलत हो सकता हूं, चलिए तथ्यों को देखते हैं। और अगर आप खुद गलत हैं तो अपनी गलती जल्दी और जोर देकर स्वीकार करें। ये तो बहुत ज्यादा आत्मनियंत्रण की बात है तो? लेकिन ये दूसरे को निहत्था कर देता है और अक्सर उन्हें आपके प्रति अधिक उदार बना देता है। और अगर हमें उन्हें अपनी बात से सहमत कराना हो तो? एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है दूसरे व्यक्ति से तुरंत हाँ कहलवाना। हाँ कहलवाना मतलब? ये सुकरात की पद्धति है। उन बातों से शुरू करें जिन पर आप दोनों सहमत हैं। जब कोई व्यक्ति नहीं कहता है तो उसका पूरा शरीर एक रक्षात्मक स्थिति में चला जाता है। अच्छा। लेकिन जब वे हाँ कहते हैं तो वे ज्यादा खुले और स्वीकार करने वाले होते हैं। आप बातचीत को एक सकारात्मक दिशा में ले जा रहे हैं। एक सकारात्मक गति बनाना, ये समझ में आता है। चलिए आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो नेतृत्व के बारे में है। किसी की गलतियों को बिना नाराजगी पैदा किए कैसे सुधारा जाए,
ये तो मैनेजर, माता पिता, हर किसी के लिए जरूरी है। बिल्कुल। कार्नेगी इसके लिए बहुत मानवीय तरीके सुझाते हैं। सबसे पहले प्रशंसा और ईमानदार सराहना से शुरू करें। किसी की गलती बताने से ठीक पहले उसकी तारीफ करना वैसा ही है जैसे एक डेंटिस्ट दर्दनाक प्रक्रिया से पहले सुन्न करने की दवा देता है। एक मिनट, किसी को उसकी गलती बताने से पहले उसकी तारीफ करना, क्या ये थोड़ा बनावटी नहीं लगता, जिसे लोग आजकल प्रेज सैंडविच कहते हैं? ये एक अच्छा सवाल है, और ये बनावटी लगेगा अगर ईमानदारी से न किया जाए। तो फिर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये दिखाना है कि आप उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं और आपकी प्रतिक्रिया उसके काम पर है, उस पर व्यक्तिगत हमला नहीं। इसके बाद आप लोगों का ध्यान उनकी गलतियों की ओर अप्रत्यक्ष रूप से आकर्षित कर सकते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? जैसे लेकिन शब्द का इस्तेमाल करने की बजाय और का इस्तेमाल करें। तुमने इस रिपोर्ट में बेहतरीन काम किया है, और अगर हम अगले हफ्ते तक ये आंकड़े भी इसमें शामिल कर लें तो ये शानदार हो जाएगी। अच्छा, तो लेकिन पहली तारीफ को नकार देता है। बिल्कुल। जबकि और उसे आगे बढ़ाता है। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। और क्या है? ये भी बहुत प्रभावी है कि दूसरे व्यक्ति की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। अपनी गलतियों के बारे में? हाँ, ये दिखाता है कि आप भी परफेक्ट नहीं हैं और दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी गलती स्वीकार करना आसान बना देता है। यह विनम्रता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। बिल्कुल, ये बॉस और कर्मचारी के बीच की दीवार को भी थोड़ा कम करता है। और शायद नेतृत्व का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है, दूसरे व्यक्ति को एक अच्छी प्रतिष्ठा दे जिस पर वो खरा उतर सके। ये क्या है? अगर आप किसी को एक गुण के लिए प्रतिष्ठा देते हैं तो वे उसे बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कार्नेगी एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी हाउसकीपर नेली की तारीफ की। अच्छा। उन्होंने कहा कि वह हर छोटी छोटी चीज में कितनी सावधानी बरतती है। इसके बाद नेली उस तारीफ पर खरा उतरने लगी, जिससे उसका काम पहले से कहीं बेहतर हो गया। ये पिग्मेलियन इफेक्ट जैसा है। लोगों से बेहतर की उम्मीद करें और वे अक्सर आपको सही साबित करेंगे। बिल्कुल। तो हमने लोगों से व्यवहार के बुनियादी नियम, उन्हें पसंद आने के तरीके, अपनी बात मनवाने की कला और नेतृत्व के गुण, सब पर बात की। अगर इन सब का सार निकालना हो तो वो क्या होगा? सार एक ही है, दूसरे व्यक्ति के नजरिए से दुनिया को देखना, उनके सम्मान और भावनाओं को सबसे ऊपर रखना। कार्नेगी के सिद्धांत इसलिए कालातीत हैं क्योंकि वे मानव स्वभाव के मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं और वो बदलते नहीं। ये सब सहानुभूति, विनम्रता और सच्ची प्रशंसा के बारे में है। तो असली प्रभाव बल से नहीं आता? नहीं, वो आता है दूसरों को ये महसूस कराने से कि उन्हें समझा, महत्व दिया और सम्मान दिया जाता है। ये अपने आप में एक शक्तिशाली सबक है। और सोचने के लिए एक अंतिम विचार। कार्नेगी ने ये किताब 1936 में लिखी थी, एक ऐसे युग में जहां बातचीत आमने सामने होती थी। सही बात है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां बातचीत अक्सर स्क्रीन के पीछे होती है, गुमनाम होती है, जहां लोग एक दूसरे पर झिल्लाते हैं, इन बहुत ही व्यक्तिगत मानव केंद्रित सिद्धांतों को लागू करना, जैसे किसी का नाम याद रखना या बहस से बचना, शायद किसी को 1936 की तुलना में और भी बड़ा और असाधारण फायदा दे सकता है। ये एक बेहतरीन बिंदु है। शायद इन पुराने स्कूल के तरीकों की आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। ये अब सामान्य शिष्टाचार नहीं रहे, ये एक तरह की सुपर पावर बन गए हैं। शायद यही इसका सबसे स्थायी सबक है। तकनीक बदल सकती है, लेकिन इंसान का दिल और दिमाग नहीं।